हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस आचार्य हिंदी में। आज हम फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही प्यारे लेक्चर के साथ में। अपन डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जिसमें अपन ने लास्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बैलेंसिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए थे। वहां पे मैंने शायद 15 एग्जांपल आप लोगों के लिए डिस्कस किए थे, 14 मैंने सॉल्व करवाए थे और 15 आपको मैंने करने को दिए थे। तो शायद वो काम आपने कर लिया होगा। अगर अभी भी किसी बच्चे को बैलेंसिंग अभिक्रिया को संतुलित करने से रिलेटेड कोई डाउट है तो कॉमेंट करके मेरे को बता सकता है। मैं एक और वीडियो लेक्चर बना दूंगा जिसमें अपन रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चंस और एग्जांपल्स वहां पे करेंगे। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का एक और प्यारा सा लेक्चर में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को अपन कितने प्रकारों में बांट सकते हैं, एक बार नाम बता देता हूं आपको। सबसे पहले मैं बात करूं तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में नंबर 1 अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, जिसको कि अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक अपन पढ़ेंगे इसमें विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक अपन पढ़ने वाले डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक अपन पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। एक अपन पढ़ने वाले हैं इसके अलावा एक अपन पढ़ेंगे ऊष्मा के आधार पर ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। एक पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसमें कि प्रेसिपिटेट पीपीटी का निर्माण होता है, ठोस पदार्थ का निर्माण होता है जो कि नीचे बैठ जाता है। तो ये कुछ अभिक्रिया अपने रहने वाली है। तो 1 by 1 अपन अभिक्रिया डिस्कस करेंगे। एक बार फिर से बता देता हूं तो एक अपन अभिक्रिया डिस्कस करने वाले हैं संयोजन, जिसको कि अपन बोलते हैं कॉम्बिनेशन। एक पढ़ेंगे अपन वियोजन, जिसको कि अपन बोलते हैं डीकंपोजिशन। एक अपन पढ़ेंगे विस्थापन, जिसको कि अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, है ना, विस्थापन, जिसको कि अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक अपन पढ़ेंगे द्विविस्थापन, जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन, जिसको कि अपन बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। एक अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया की अगर मैं बात करूं तो देखो, रेडॉक्स अभिक्रिया को इंग्लिश में भी रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, वैसे अपचयोपचय बोलते हैं इसको, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस रेडॉक्स रिएक्शन में देखो, इस RED, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, इस रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और रिडक्शन को अपन हिंदी में बोलते हैं अपचयन। रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। OX, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, इसका एक और नाम है ऑक्सीकरण को वैसे अपन उपचयन भी बोल देते हैं, उपचयन। ठीक है, ऑक्सीकरण को अपन उपचयन भी बोल देते हैं। तो रिडक्शन, अपचयन, ऑक्सीडेशन, उपचयन, तो ये सारी अभिक्रिया अपन पढ़ने वाले। इसके अलावा अगर अपन बात करें ऊष्मा के आधार पर, एक होती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक होती है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एक अपन पढ़ेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें कि क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण। अवक्षेप क्या होता है, वो ठोस पदार्थ जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, वो अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं, तो जो इनसॉल्युबल अविलय पदार्थ होता है वो अवक्षेप कहलाता है। ये सारी बातें अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये कुछ टाइप्स हैं, मेन टाइप्स तो संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, रेडॉक्स। 1 by 1 अपन अभिक्रिया देखने वाले हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में अपन फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोगों को पता है संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना। संयोजन का मतलब जुड़ना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब अपन किसी चीज को कंबाइन करके फिर न्यू चीज फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई दो चीजें आपस में क्या होगी, जुड़ेगी, दो या दो से अधिक चीजें आपस में जुड़ेगी, फिर जो चीज बनेगी उसको अपन उत्पाद बोलेंगे। तो देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, अब वो तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, H2O भी हो सकता है, CO2 भी हो सकता है। तो वो तत्व या यौगिक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, है ना, पदार्थ में कौन है, तत्व या यौगिक, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसको एक एग्जांपल से ऐसे समझो, मान लो A ने B से क्रिया करके क्या बना दिया, C बना दिया। तो क्या मैं कह सकता हूं A प्लस B ने जुड़ के क्या दे दिया, C दे दिया। ठीक है, तो एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसको अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जांपल समझो, देखो
CaO सॉलिड, ये देखो S जो ब्रैकेट में लिख रखा है ना, जैसे CaO के ब्रैकेट में S लिख रखा है, इसका मतलब है सॉलिड, सॉलिड बोले तो ठोस। H2O के ब्रैकेट में लिख रखा है L बोले तो लिक्विड, लिक्विड बोले तो द्रव। और CaOH होल ट्वाइस के ब्रैकेट में लिख रखा है AQ बोले तो एक्वस, एक्वस बोले तो जलीय। AQ को अपन इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस, हिंदी में बोलते हैं जलीय। इसका मतलब है ये जो CaOH होल ट्वाइस है ना, यह कहाँ प्रेजेंट है, ये जल में उपस्थित है, यह जल में उपस्थित है। तो अपन ने CaOH होल ट्वाइस के ब्रैकेट में क्या लिख दिया, ये कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है, इसके ब्रैकेट में अपन ने AQ लिखा, इसका मतलब है ये कहाँ उपस्थित है, यह जल में उपस्थित है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे उपस्थित है, जल में उपस्थित है। तो CaO सॉलिड, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं H2O लिक्विड से, तो क्या फॉर्म हो रहा है, CaOH होल ट्वाइस एक्वस, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, ऊष्मा। मतलब कि जब अपन ये अभिक्रिया करवाते हैं तो ऊष्मा निकलती है, तो यहाँ पे हीट या ऊष्मा क्या होती है, रिलीज होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब एक और बात जो आप लोगों को दिमाग में रखनी है, CaO को अपन बोलते हैं क्विकलाइम। CaO जिसको कि अपन केमिकल नेम की बात करूं तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अपन बोलते हैं क्विकलाइम, हिंदी में बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं। पूछ लिया जाता है क्विकलाइम किसे कहते हैं, तो CaO, कई बार हिंदी में भी क्विकलाइम लिख दिया जाता है, तो क्विकलाइम किसको बोलते हैं, CaO को बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, हिंदी में इसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसके अभिक्रिया अपन करवा रहे हैं किससे, वाटर लिक्विड से, तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, जिसको अपन बोलते हैं बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना स्लैग्ड लाइम। कई बार क्वेश्चन पुट होता है CaO क्विकलाइम, CaOH होल ट्वाइस स्लैग्ड लाइम, दोनों में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। आप लोगों को दिमाग में रखना है CaO कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्विकलाइम, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं अपन क्विक स्लैग्ड लाइम। ये अपना स्लैग्ड लाइम, ये अपना क्विकलाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड की रिएक्शन वाटर लिक्विड से करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है। ये अपना क्विकलाइम, ये अपना स्लैग्ड लाइम, ये बिना बुझा हुआ चूना, ये अपना बुझा हुआ चूना। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है, क्योंकि इन दोनों ने मिलके क्या बना दिया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। परिभाषा पढ़ो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या बोला मैंने, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके, यहाँ पे दो पदार्थ मिलके किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगला एग्जांपल अपन देख रहे हैं कोयले का दहन, कोयले का दहन। यहाँ पे अपन ने ले लिया कार्बन, ब्रैकेट में लिख रखा है एस बोले तो सॉलिड है ना, एस बोले तो सॉलिड, तो अपन ने कार्बन सॉलिड की रिएक्शन करवा रहे O2 गैस, ऑक्सीजन गैस से, और क्या बना रहे हैं, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपन बना रहे हैं। क्या मैं कह सकता हूं दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो पदार्थ मिलके एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, अभिक्रिया का नाम क्या हो जाएगा, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर ये संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा में हमने पढ़ा था, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक इसका एग्जांपल हो गया संयोजन अभिक्रिया का। कार्बन सॉलिड और O2 गैस, ये दो पदार्थ है, इन्होंने मिलकर क्या बना लिया, CO2 गैस, तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे सुनो, H2 गैस तथा O2 गैस से जल का निर्माण, H2 गैस तथा O2 गैस से जल का निर्माण। तो देखो H2 गैस ने O2 गैस से अभिक्रिया की, दो पदार्थ ने मिलके क्या बना लिया, H2O लिक्विड बना लिया, दो पदार्थ ने मिलके क्या बना लिया, एक नया पदार्थ बना लिया, दो पदार्थ से मिलकर एकल उत्पाद का बनना संयोजन अभिक्रिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया है। अब इन तीनों रिएक्शन को एक बार अपन कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि क्या ये तीनों अभिक्रिया संतुलित है या नहीं है। इधर कैल्शियम कितना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे एक, इधर भी कैल्शियम कितना है, एक, ठीक है। आगे देखो, इधर ऑक्सीजन कितना है, अभिकारक साइड में एक ऑक्सीजन इधर रहा और एक ऑक्सीजन इधर रहा, ठीक है, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, टोटल अभिकारक में कितने ऑक्सीजन, तो आंसर जाएगा 2 ऑक्सीजन। अब इधर देखो CaOH होल ट्वाइस में OH कितनी बार है, 2 बार, एक OH में एक ऑक्सीजन, तो OH2 में कितने ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2। हाइड्रोजन कितने अभिकारक साइड 2, इधर हाइड्रोजन कितने 2। देखो हाइड्रोजन के OH को ब्रैकेट के बाद 2 लिख रखा है, मतलब H कितने यहाँ पे 2, इधर भी H2, इधर भी H2, इधर ऑक्सीजन 2, इधर भी ऑक्सीजन 2, इसका मतलब ये अभिक्रिया क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ध्यान रखना। तो ये अभिक्रिया बैलेंस्ड है, मतलब ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। CaO को बोलेंगे बिना बुझा हुआ चूना, CaOH होल ट्वाइस को बोलेंगे बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में बोलेंगे स्लैग्ड लाइम, इसको बोलेंगे क्विक लाइम। CaO को बोलते हैं क्विक लाइम, CaOH होल ट्वाइस को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। आगे इस वाली अभिक्रिया को देखते हैं, इधर कार्बन कितना है, 1 है, इधर भी कार्बन कितना है, 1 है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, इधर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, मतलब कि ये भी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है।
इधर चेक करते हैं, एक H2 में कितने हाइड्रोजन होते हैं, एक H2 में 2 हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 H2 में 2 × 2 4 हाइड्रोजन। इधर देखो, एक H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2 में 4 हाइड्रोजन, दोनों तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4। इधर ऑक्सीजन कितने, 2, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 2, एक H2 में 1 ऑक्सीजन, तो 2 H2 में 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन, मतलब ये अभिक्रिया भी एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखो, अब एक छोटी सी परिभाषा है ना, एक छोटी सी परिभाषा, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यह परिभाषा अभी अपन लिख सकते हैं, सुनना ध्यान से। जिन अभिक्रियाओं में शॉर्ट में, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है, ऊष्मा बाहर निकलती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, या अपन बोल सकते हैं ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोल देते हैं अपन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रहेगी क्या बात। तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। या आप लिख सकते हो, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया को अपन इंग्लिश में बोलेंगे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका एग्जांपल आगे अपन डिस्कस कर रहे हैं, सुनना ध्यान से। क्या एक और देखो, यहाँ पे देखो ना, एक एग्जांपल देता हूँ। इस अभिक्रिया में कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड ने जब H2O लिक्विड से अभिक्रिया की, कैल्शियम ऑक्साइड एस बोले तो सॉलिड ने H2O लिक्विड से अभिक्रिया की, तो बना CaOH होल ट्वाइस एक्वस, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जली है, और साथ में क्या निकली, ऊष्मा। अगर साथ में ऊष्मा निकली तो अपन कहेंगे एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। आगे देखो, एक और एग्जांपल अपन डिस्कस कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं, प्राकृतिक गैस का दहन। अपन ने ले ली CH4, CH4 का नेम क्या होता है, मेथेन गैस। कौन सी गैस है, मेथेन गैस है, मीथेन, मेथेन प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कुछ लोग इसको मीथेन, मेथेन कुछ भी बोल लो, तो अपने हिंदी में ज्यादातर जगह मेथेन लिख रखा है। तो इस मेथेन गैस की अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में। ये वाली अभी अपन ने डिस्कस की थी, मेथेन गैस की अभिक्रिया करवा रहे हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, साथ में वाटर, और साथ में क्या रिलीज हो रही है, ऊर्जा। और इस अभिक्रिया में देखो, इसको ऐसे देखो, जब अपने अभिकारक से उत्पाद बनाए तो यहाँ पे उत्पाद साइड में अपने को ऊर्जा देखने को मिल रही है, अर्थात ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा बाहर निकल रही है, ऊर्जा का या ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही है, तो ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसकी बैलेंसिंग चेक करते हैं, कार्बन कितने, इधर एक है, इधर भी कार्बन कितने, एक है, हाइड्रोजन देखो इधर कितने, 4 है, इधर एक H2O में 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O में 2 × 2 4 हाइड्रोजन। इधर देखो, एक O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 2 O2 में 2 × 2 4 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन चेक करते हैं, 2 ऑक्सीजन तो किसके पास है, इस CO2 में, और 2 ही ऑक्सीजन किधर है, इस H2O के पास है। एक H2O में 1 ऑक्सीजन, तो 2 H2O में 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 2 4, और इधर भी 2 × 2 4। तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है। तो ये भी एक प्रकार की अपनी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, आगे एक लाइन लिखी है बहुत ही प्यारी, श्वसन, जिसको कि रेस्पिरेशन अपन पढ़ेंगे भी आगे जाके, जब अपन जैव प्रक्रम चैप्टर पढ़ेंगे तब अपन श्वसन की बात भी करेंगे। तो श्वसन, रेस्पिरेशन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का मतलब देखो, सारे बच्चों के दिमाग में लाइन आनी चाहिए, जब भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया लिखा हो तो आप लोगों को बोलना है ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्मा निकलती है। देखो तो इसमें क्या कर रहे हैं अपन, C6H12O6AQ, C6H12O6AQ, AQ का मतलब अब आप लोगों को पता चल गया होगा। तो देखो एक और एग्जांपल देता हूं आप लोगों को, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। C2H5OH ये अपनी एल्कोहल है,
क्या है ये अपनी एल्कोहल, नाम है इसका एथेनॉल। एल्कोहल में भी इसका नाम क्या है एथेनॉल, ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या है एथेनॉल। तो ये एथेनॉल है। अब एथेनॉल के ब्रैकेट में अगर लिक्विड लिखा है तो ये क्या है, लिक्विड अवस्था में, द्रव अवस्था में है। एल बोले तो लिक्विड, लिक्विड को अपन बोलते हैं द्रव, है ना, लिक्विड को हिंदी में अपन बोलते हैं द्रव, तो ये द्रव अवस्था में। अब मैंने कहा मैंने C2H5OH के ब्रैकेट में क्या लिख दिया AQ, क्या लिख दिया AQ, मतलब ये अल्कोहल अब किस में उपस्थित है, AQ बोले तो एक्वस, AQ बोले तो एक्वस, एक्वस को अपन हिंदी में बोलते हैं जलीय। एक्वा वर्ड ही किसको बताता है, एक्वा वर्ड का मतलब ही किससे रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। एक्वा वर्ड किससे रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है। इसीलिए आप लोगों ने एक पानी की बोतल का नाम भी सुना होगा एक्वाफिना। वो एक्वा वर्ड कहाँ से आया, जल के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स, तो एक्वेटिक में एक्वा वर्ड किसको बताता है, जल को बताता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो AQ लिखा है मतलब ये कहाँ है, एल्कोहल अभी किसमें है, वाटर के अंदर है। यहाँ पे एल्कोहल लिक्विड, मतलब यहाँ पे एल्कोहल लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो एल्कोहल है ना वो सिर्फ एल्कोहल है और वो लिक्विड कंडीशन में है। C2H5OH के ब्रैकेट में AQ लिख दिया, मतलब एल्कोहल किसके साथ है, जल के साथ है, ध्यान रखना ये बात। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ये अपन ने डिस्कस कर लिया। तो देखो अब मान लो एक बार लिखा है C6H12O6 ग्लूकोज और ब्रैकेट में लिख दिया सॉलिड, मतलब कि पैकेट में अपन ने ग्लूकोज रख रखा है और वो कौन सी स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। देखो सुनना ध्यान से, एक पैकेट है, उस पैकेट के अंदर ग्लूकोज भरा हुआ है, ग्लूकोज का पाउडर, अभी कैसे स्टेट में, वो सॉलिड स्टेट में। अब मैंने क्या किया, पैकेट को फाड़ा, एक ग्लास ली, उस ग्लास में वाटर मैंने पहले से ऐड कर दिया ना, ग्लास में पानी था कुल मिला के, मैंने उसमें क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया और मैंने उसको थोड़ा शेक कर दिया, ठीक है, चम्मच से घोल दिया उसको। अब मैं ग्लूकोज को क्या बोलूंगा, सुनना, C6H12O6 ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा, AQ। अब ग्लूकोज किसके साथ है, अब ग्लूकोज पानी के साथ है, मतलब ग्लूकोज जलीय अवस्था में है। अब ग्लूकोज जल के अंदर है, तो C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, AQ मतलब अब ग्लूकोज जल में है, तो C6H12O6 AQ मतलब ग्लूकोज किसमें है, जल में है, जलीय विलयन। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज का जलीय विलयन, ग्लूकोज का जलीय विलयन। विलयन क्या होता है, तो देखो ग्लूकोज को और पानी को मैंने मिक्स कर दिया तो क्या बन गया, विलयन। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, विलयन बनाते हैं। एक छोटी सी लाइन आप लोगों ने पढ़ी होगी, इधर लिख भी देता हूं, विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं, अरे विलय प्लस विलायक मिलके क्या बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विलयन बनाते हैं। अभी मैंने विलय क्या ले लिया, ग्लूकोज C6H12O6, उसको किस में घोल दिया, जल में घोल दिया। जल कैसा था, लिक्विड था, ग्लूकोज कैसा था, सॉलिड था। अब इन दोनों को मिलाने से जो चीज बनेगी उसको अपन ऐसे लिखेंगे C6H12O6 और ब्रैकेट में लिख देंगे AQ। और इसको और अच्छे से अगर आपको बोलना है इस पूरे को अगर आपको बोलना है तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास ग्लूकोज का, ये क्या है अपने पास, ग्लूकोज का जलीय विलयन। ये क्या हुआ अपने पास, ग्लूकोज का जलीय विलयन। ये बात साइड में लिख लेना, अगर आपको ये बात नहीं पता है तो S बोले तो सॉलिड, AQ बोले तो एक्वस। तो ग्लूकोज एक्वस, ग्लूकोज का जलीय विलयन, इसकी अभिक्रिया किससे करवा रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन ही की मतलब ऑक्सीजन भी कहाँ है, जल में है। तो जब हम ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं जल की उपस्थिति में, तो क्या क्या बनता है, एक बनती है CO2, एक क्या बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक अपना बनता है वाटर, और एक क्या निकलती है अपनी ऊर्जा। तो CO2 वाटर और साथ में ऊर्जा निकली, ऊर्जा निकल रही है तो अपन इसको क्या बोल देंगे, ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा अथवा ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। बैलेंसिंग चेक करते हैं, कार्बन के नंबर इधर कितने हैं, 6, इधर भी कार्बन के नंबर कितने हैं, 6। ऑक्सीजन, चलो पहले हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन के नंबर 12, इधर भी हाइड्रोजन के नंबर देखो, एक H2 में 2 हाइड्रोजन, तो 6 H2 में 6 × 2 12 हाइड्रोजन। इधर देखते हैं ऑक्सीजन, एक ग्लूकोज में ऑक्सीजन कितने हैं, 6। इधर देखो एक O2 में 2 ऑक्सीजन, तो 6 O2 में 6 × 2 12, और इधर 6, 12 और 6 18। इधर देखते हैं ऑक्सीजन, एक CO2 में 2 ऑक्सीजन, तो 6 में 6 × 2 12, और एक वाटर में एक ऑक्सीजन, तो 6 में 6, 12 और 6 18। तो ग्लूकोज की अभिक्रिया जब हमने 6O2 से करवाई तो 6CO2 6H2O बना और साथ में ऊर्जा निकली, तो ये ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। एक लास्ट लाइन, शाक सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, वनस्पति शाक सब्जियां है ना, जो भी शाक सब्जियां हैं जिसको कि अपन वनस्पति द्रव्य बोलेंगे, का विघटित होकर मतलब टूटकर कंपोस्ट बनना भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मतलब इसमें भी ऊष्मा या ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा
अथवा ऊर्जा उत्सर्जित होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को अपन ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक बार ये सारे एग्जांपल देख लो, अपन सेकंड केमिकल रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकंड केमिकल रिएक्शन की तरफ अपन मूव करते हैं। जल्दी से एक बार इसको देख लो। आप लोग वीडियो पोस्ट कर सकते हो, वीडियो पोस्ट करने का आपके पास ऑप्शन है। चलिए अगले एग्जांपल पे। अगला रिएक्शन है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपन बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया को अपन बोलेंगे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। तो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, देखो अपघटन, अपघटन, वियोजन, डीकॉम्पोजिशन, इन सबका मतलब क्या होता है? टूटना। इन सबका मतलब क्या है? टूटना। वियोजन का मतलब भी टूटना, अपघटन का मतलब भी टूटना, डीकॉम्पोजिशन का मतलब भी टूटना। पर टूटना थोड़ा इनफॉर्मल है ना, थोड़ा अच्छा वर्ड नहीं है। अपन कॉपी वगैरह में टूटना लिखे तो थोड़ा अजीब लगता है, तो अपन स्टैंडर्ड वर्ड यूज में लेते हैं। अपघटन बोल लो, वियोजन बोल लो या डीकॉम्पोजिशन बोल लो। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें, सुनना ध्यान से, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब FeSO4 टूटा तो उसने टूट के क्या क्या दिया? Fe2O3 SO2 SO3 दिया। FeSO4 ने टूट के क्या दिया? Fe2O3 SO2 SO3 दिया। तो ये एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया हुई कि एकल अभिकारक ने टूट के छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण किया। ऐसी अभिक्रिया को अपन वियोजन अथवा अपघटन अथवा डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब FeSO4 को अपन बोलेंगे फेरस सल्फेट। अब इसको फेरस सल्फेट क्यों बोलते हैं? तो देखो सुनना ध्यान से। FeSO4 को जब मैं ब्रेक करता हूं, जब मैंने FeSO4 को ब्रेक किया, अब ये ब्रेक किस में हुआ? तो ये ब्रेक हुआ Fe+2 में और SO4-2 में। अब ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ध्यान रखना। FeSO4 को जब हम ब्रेक करते हैं तो Fe+2 और SO4-2 में ब्रेक होता है। ये बात तो पता है ना, इस SO4-2 को अपन क्या बोलते हैं? सल्फेट। अरे क्या बोलते हैं? सल्फेट। नहीं पता तो नोट कर लेना कॉपी में, साइड में कहीं पे भी जहाँ पे जगह दिखे, सारी बातें नोट करना। जो बातें आपको पता नहीं है, जो बात पता है बहुत बढ़िया है, तारीफ के काबिल हो आप, बहुत बढ़िया, शाबाशी है मेरी तरफ से आप लोगों को। पर अगर ये नहीं पता सल्फेट के कि सल्फेट एक प्रकार का बहुपरमाणविक आयन है, उसके ऊपर SO4-2, SO4 पे -2 चार्ज होता है, तो ये आपको बात नोट कर लेनी है। अब अगर Fe के ऊपर अगर अपने को +2 नजर आ रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन बोलेंगे फेरस। क्या बोलेंगे? फेरस। ये बच्चों आप लोगों को बात दिमाग में रखनी है, इसको अपन बोलेंगे फेरस। और यही अगर Fe पे +3 चार्ज होता तो इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं फेरिक। इसको क्या बोल देते हैं अपन? इसको अपन बोल देते हैं फेरिक। अभी है ये फेरिक, अभी है ये फेरस। तो ये जो डब्बे बनाए मैंने, ये डब्बे आप लोगों को भी बना लेने, 3 डब्बे। फेरस, ये जब भी पूछूं मैं अब कभी तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए। फेरस Fe+2, फेरिक Fe+3, सल्फेट SO4-2। एक और देखो, आप लोगों ने फॉर्मूला बनाना सीखा होगा जहां पे आपको बोले फेरस को Fe लिखते हैं, सल्फेट को SO4 लिखते हैं, Fe की वैलेंसी 2, SO4 की वैलेंसी भी 2 का सरलतम अनुपात 1:1 होता है। फिर उन्होंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोगों ने कहा होगा हाँ। फिर आप लोगों ने कहा होगा FeSO4 बन गया मैम, यस सर। तो फिर आपको बोला होगा बहुत बढ़िया। अब इसको एक और तरीके से समझो कि Fe के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, SO4 के ऊपर -2 चार्ज है। अब बताओ +2 और -2, बिकॉज इनके ऊपर ऑपोजिट चार्ज है ना, डिफरेंट चार्ज है, इनके ऊपर अलग अलग आवेश है। और आप लोगों को पता है ऑपोजिट चार्जेस, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर दोनों पे प्लस होगा दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, दोनों पे माइनस होगा दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक पे प्लस और एक पे माइनस होगा दोनों एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो क्योंकि इन पे ऑपोजिट चार्जेस है +2 -2, तो ये एक दूसरे की तरफ आएंगे। अब बताओ जब ये एक दूसरे की तरफ आएंगे तो +2 और -2 कितना हो जाएगा? न्यूट्रल, उदासीन हो जाएगा। तो अपना कंपाउंड बन जाएगा FeSO4। +2 -2 कितना होता है? 0 होता है। तो Fe और SO4 ने मिलकर क्या बना लिया? FeSO4। तो ये अपना फेरस सल्फेट है, ठीक है, ये अपना फेरस सल्फेट। तो फेरस क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे Fe के ऊपर कितना चार्ज है? +2 चार्ज है, इसलिए अपन इसको फेरस बोल रहे हैं। तो जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, इसको अपन ऊष्मा दे रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे अपन फेरस सल्फेट को ऊष्मा दे रहे हैं कि ले ऊष्मा और टूट। अब कोई ऐसे नहीं टूट रहा तो क्या करेंगे? अपन एनर्जी लगाएंगे। तुम सिंपल सी बात सोचना, किसी को तोड़ना है तो तुम अपनी एनर्जी क्या करोगे? यहाँ पे लगाओगे। तो यहाँ पे भी अपन FeSO4 को तोड़ना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अपन हीट या ऊष्मा देंगे। तो जब हम FeSO4 सॉलिड को हीट या ऊष्मा देते हैं तो किस में टूटता है? वो टूटता है Fe2O3।
Fe2O3। अब यहाँ पे नाम लिखा फेरिक ऑक्साइड, क्या नाम लिखा है? फेरिक ऑक्साइड। सुनना देखो बात ध्यान से, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इसके बारे में सोचो। फेरिक ऑक्साइड नाम में क्या लिखा है? फेरिक ऑक्साइड। अब आप लोगों के चमकना चाहिए दिमाग में एक बात कि सर अभी अभी आपने बोला Fe पे +2 चार्ज होता है तो उसको फेरस बोलते हैं, और Fe पे +3 चार्ज होता है तो उसको फेरिक बोलते हैं। मैंने कहा हाँ एकदम सही सुना आप लोगों ने, इसको बोलते हैं फेरस और इसको बोलते हैं फेरिक। तो मैंने कहा ठीक है, तो देखो Fe पे कितना चार्ज होगा? +3, तो फेरिक बोलेंगे। ऑक्साइड जानते हो O-2, O-2 को क्या बोलते हैं अपन? ऑक्साइड बोलते हैं। अब सोचो एक बार, वैसे तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, पर पहले अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैं एक और Fe लेके आया कि सर एक और Fe क्यों लाया? क्योंकि देखो +3 और -2 ये आपस में मिलके जीरो न्यूट्रल नहीं हो रहे थे। इसने कहा मेरे ऊपर -2 है, इसने कहा मेरे ऊपर +3 है, तो क्या हम एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं? कब कनेक्ट होंगे? जब इस पे जितना नेगेटिव होगा और इस पे उतना ही क्या होगा? पॉजिटिव, तभी एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो मैंने इसके भाई को याद किया, इसने कहा सर मैं मेरे जैसे एक और को लेके आ जाऊं, मैंने कहा ले आ। तो 2 Fe पे कितना चार्ज हो गया? +6। इधर कितना? -2, तो अभी भी चार्ज बराबर नहीं हो रहा। इसने भी अपने भाई को याद किया -2, फिर इसने अपने एक और भाई को याद किया -2। अब एक बार सोचो, एक ऑक्सीजन पे -2, इस पे भी -2, इस पे भी -2, टोटल कितना चार्ज हो गया? -6। अरे -2 -2 -2 कितना चार्ज हो गया? -6। इधर देखो +3 कितना चार्ज हो गया? +6। तो 2 Fe पे मिला के कितना चार्ज है? +6। 3 O-2 पे ऑक्साइड पे मिला के कितना चार्ज है? -6। क्या अभी एक दूसरे की तरफ आएंगे? हाँ, और आके जुड़ जाएंगे? जुड़ जाएंगे। Fe कितना है? 2 बार तो मैंने लिखा Fe2। ऑक्सीजन कितना है? 3 बार तो मैंने लिखा Fe2O3। या तो ऐसे समझ लो, या एक और तरीका आप लोगों का, Fe फेरिक ऑक्साइड लिखना था तो फेरिक Fe ऑक्साइड O, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फेरिक की वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका बन गया Fe2O3। आपने ये वाला तरीका देखा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट बनाना। ये देख लो, ये देख लो, जो इजी लगे वो देख लो, आपको कौन सा सरल लगता है। तो अपन ने जब फेरस सल्फेट को हीट किया तो एक बना फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड दिमाग में रखना है, फॉर्मूला Fe2O3, ये सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं। अब जैसे मान लो भूल जाओ तो फेरिक आप लोगों को पता है Fe+3, ऑक्साइड आप लोगों को पता है O-2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इधर 3 इधर 2, क्रॉस मल्टीप्लाई के Fe2O3 बन गया। वरना ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि 2 Fe पे +6, 3 ऑक्साइड पे -6, +6 -6 0, तो Fe2 जुड़ेंगे, ऑक्सीजन 3 जुड़ेंगे, तो बन गया Fe2O3। ठीक है, तो ये बन गया फेरिक ऑक्साइड। साथ में सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 को अपन बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 को बोलेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। एक बनी SO2 गैस, एक बनी SO3 गैस, एक बना सल्फर डाइऑक्साइड, एक बना सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक SO2 गैस, एक SO3 गैस। ठीक है, अरे ध्यान रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट में बताओ बात समझ आ रही है नहीं आ रही है। समझ आ रही है तो बहुत बढ़िया है आप लोगों को, नहीं आ रही है तो तरीका बदलेंगे, पर आपको समझा के मैं जरूर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो एक बना SO2 गैस, एक बनी SO3 गैस। तो जब अपन ने फेरस सल्फेट को हीट दी तो ये टूट के इसने छोटे छोटे उत्पाद बना लिए। एक बनाया फेरिक ऑक्साइड, एक बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, एक बनाया सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कौन सी अभिक्रिया हुई? वियोजन अभिक्रिया हुई। परिभाषा पढ़ना, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें एकल अभिकर्मक का टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं, FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O सॉलिड, ये कौन से कलर का है? ग्रीन कलर का है, तो इसको अपन ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं। ठीक है, ग्रीन विट्रियोल इसका नाम है, लिखवाऊंगा भी आगे जाके। FeSO4.7H2O कौन से कलर का? ग्रीन कलर का। FeSO4.7H2O कौन से कलर का? ग्रीन कलर का है सॉलिड। इसको अपन ने हीट किया, इसको जब अपन ने हीट किया, सुनना ध्यान से, FeSO4 को जब अपन ने हीट, इसको FeSO4.7H2 को हीट किया, हीट करने पे पानी उड़ जाता है। सुनना ध्यान से, क्या बोला मैंने? हीट करने पे पानी उड़ जाता है। तो यहाँ पे पानी कितना था? 7। अरे पानी के आगे कितना लगा था? 7 नंबर, तो 7 पानी उड़ गए, तो 7 पानी अलग हो गए गैस फॉर्म में। अरे सॉलिड से 7 पानी चले गए, तो पीछे क्या बचा? सिर्फ FeSO4 सॉलिड बचा। पहले क्या था? FeSO4.7H2O। पहले क्या था? FeSO4.7H2O सॉलिड। इसको जब अपन ने हीट किया, हीट करने पे पानी उड़ जाता है, तो देखो फिर FeSO4 सॉलिड बचा और वाटर चला गया, तो H2O गैस फॉर्म में चला गया, वाटर उड़ गया, है ना, वाटर उड़ गया, गैस फॉर्म में निकल गया, तो H2O गैस। अब ये FeSO4 बचा है। अगर सिर्फ FeSO4 सॉलिड रखा रहे तो उसका कलर कैसा था? व्हाइट, सफेद कलर का। पर अगर FeSO4 के साथ डॉट फॉर्म में 7H2O लिखा रहे तो उसका कलर कैसा होता है? ग्रीन। FeSO4.7H2O सॉलिड ग्रीन कलर का होता है और FeSO4 सॉलिड व्हाइट कलर का होता है। ये दोनों कलर आप लोगों को याद होने चाहिए, ये ग्रीन कलर का
ये व्हाइट कलर का, ये ग्रीन कलर का, ये व्हाइट कलर का, FeSO4 सॉलिड व्हाइट कलर का, FeSO4.7H2O सॉलिड ग्रीन कलर का। ठीक है, आगे अपन देख रहे हैं ये जो FeSO4 है, देखो अभी अभी देखो पहले अपन ने FeSO4 को हिट किया, FeSO4.7H2 को हिट किया तो बना FeSO4 सॉलिड। इस FeSO4 सॉलिड जो कि व्हाइट कलर का था, इसके अपन ने कितनी क्वांटिटी ले ली, इसकी 2 क्वांटिटी ले ली, इसको अपन हीट कर रहे हैं तो क्या बनाएगा, ऊपर अभी रिएक्शन पड़ी थी, एक बनाएगा Fe2O3, एक बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस, एक बनाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। अब ये जो Fe2O3 सॉलिड है ना, ये रेड ब्राउन कलर का होता है। Fe2O3 सॉलिड किस कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ये बात में दिमाग में रखनी है। फेरिक ऑक्साइड जिसको कि अपन बोलते हैं, तो FeSO4 को हीट करने में बनता है Fe2O3, SO2 और SO3। ओवरऑल रिएक्शन क्या है, सुनना ध्यान से। FeSO4.7H2O को जब अपन ने हीट किया तो इसने क्या बनाया, इसने बनाया FeSO4 सॉलिड। ठीक है, ये किस कलर का था, ये ग्रीन कलर का था। इसने क्या बना दिया, व्हाइट कलर का सॉलिड बना दिया। कौन चला गया, 7H2O किस फॉर्म में चला गया, गैस फॉर्म में चला गया। इस FeSO4 को अपन ने और हीट किया तो इसने क्या बनाया, एक इसने बनाया Fe2O3, एक बनाई इसने SO2 और एक बनाई इसने SO3। एक SO2 गैस, एक SO3 गैस इसने बनाई। ठीक है, Fe2O3 सॉलिड जो किस कलर का, रेड ब्राउन कलर का। अरे किस कलर का, रेड ब्राउन लाल भूरा, रेड ब्राउन लाल भूरा। तो ये इक्वेशन अपने को पूरी दिमाग में रखनी है। FeSO4.7H2O को जब हम हीट करते हैं तो पहले पानी उड़ा दो, तो ये पानी अलग हो गया, गर्म करने पे पानी अलग हो जाता है तो पानी अलग हो गया। व्हाइट कलर का बचा, इसको और हीट किया तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बना। ये बात दिमाग में रखनी है मेरे प्यारे बच्चों। आगे सुनो, अब अपन ने क्या किया, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट तो इसका चलो केमिकल नेम है, इसको और क्या बोलते थे, लाइमस्टोन चूना पत्थर। इसका एक और नाम है लाइमस्टोन चूना पत्थर। तो लाइमस्टोन का फॉर्मूला CaCO3, चूना पत्थर का फॉर्मूला CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट किसको बोलते हैं, CaCO3 को। लाइमस्टोन को अपन ने हीट किया, उष्मा करी, उष्मा दी, तो ये किसमें टूटा, CaO सॉलिड जिसको अपन बोलते हैं क्विक लाइम। क्विक लाइम बिना बुझा हुआ चूना पड़ा था ना, CaO को क्विक लाइम बोलेंगे, CaO को बोलेंगे क्विक लाइम, CaOH होल ट्वाइस को बोलेंगे स्लैग्ड लाइम और कैल्शियम कार्बोनेट को बोलेंगे अपन लाइमस्टोन। ये अपना लाइमस्टोन, ये अपना स्लैग्ड लाइम, ये अपना क्विक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन चूना पत्थर को अपन ने उष्मा दी, हीट किया तो क्या बना, एक बना कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड क्विक लाइम बिना बुझे हुआ चूना, एक बनी अपनी CO2 गैस। एक क्या बनी अपनी CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी। ठीक है, अब आगे सुनना, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अपन ने ऊष्मा देके किसी चीज को तोड़ा तो उसको अपन क्या बोल देंगे, ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। यहाँ पे अपन ने हीट की हेल्प से तोड़ा तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे भी हीट की हेल्प से तोड़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन है, यहाँ पे भी हीट की हेल्प से तोड़ रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो जब हम ऊष्मा देके तोड़ रहे हैं तो उसको अपन ऊष्मीय वियोजन बोलेंगे। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, आगे एक और एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं। इसमें अपने को ऊष्मा के आधार पे, चलो देखो आज ये 2-4 एग्जांपल और डिस्कस करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब अपन ले रहे हैं 2 PbNO3 होल ट्वाइस, 2 PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस को बोलते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस को बोलते हैं लेड नाइट्रेट, PbNO3 होल ट्वाइस। PbNO3 होल ट्वाइस को क्या बोलेंगे अपन, लेड नाइट्रेट बोलेंगे। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला PbNO3 होल ट्वाइस। इसको भी अपन हीट कर रहे हैं तो देखो, एकल अभिकारक का टूट के छोटे छोटे उत्पाद बनाना कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो जब अपन ने PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट को जब हमने हीट करा, उष्मा दी, तो ये टूटा किस किस में टूटा, एक बना लेड ऑक्साइड, एक क्या बनाया इसने, लेड ऑक्साइड सॉलिड, एक बनाया इसने NO2 और एक बनाया इसने O2। ठीक है, बैलेंसिंग में अगर मैं बात करूं तो 2 PbNO3 होल ट्वाइस को जब हम हीट करते हैं तो टूट के क्या देता है, 2 PbO देता है, साथ में 4 NO2 देता है प्लस O2 देता है। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना हो तो देखो, इधर 2 Pb, इधर भी 2 Pb, इधर नाइट्रोजन काउंट करना। देखो अभी नाइट्रोजन कितने, अगर मैं इस 2 को गायब करता हूँ, इस 2 को गायब करता हूँ तो नाइट्रोजन के नंबर है 2, तो 2 Pb में 2 × 2 4 नाइट्रोजन, इधर देख लो 4 नाइट्रोजन,
इधर देख लो 4 नाइट्रोजन। आगे देखो ऑक्सीजन, एक PbNO3 उल्टा इसमें कितने ऑक्सीजन, 3 × 2 6, तो 2 में 6 दूनी 12। इधर देख लो, यहां से ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर से 4 × 2 8, 8 और 2 10, और इधर 2 12 हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन गैस निकली, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकला, इधर लेड ऑक्साइड बना। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस, 2 PbNO3 होल ट्वाइस को हीट करने पे बनता है 2 PbO प्लस 4 NO2 प्लस O2, एक ऑक्सीजन गैस, एक अपनी NO2 गैस, एक अपना PbO सॉलिड। ठीक है, 2 PbO सॉलिड प्लस 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये बनता है लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और उसके अलावा अपना ऑक्सीजन। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पढ़ाई चल